हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 10 में अलग अलग ठोस आकारों के बारे में जान चुके हैं। कौन कौन से ठोस आकार थे, उनमें कितने कितने फलक होते हैं, शीर्ष कितने हैं, किनारे कितने हैं, उनमें आपस में क्या संबंध होता है और उन संबंधों से एक सूत्र बनता है, ऑयलर सूत्र। वो सब कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 10.3 करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं। ये कुछ फलक दिए हुए हैं, किसी बहुफलक में इतने फलक हो सकते हैं क्या? 3 फलक हो सकते हैं, वो भी तीनों त्रिभुज। तो हमने जब अलग अलग ठोस आकार देखे थे तभी हमने बात की थी कि सबसे कम फलक वाला जो बहुफलक हो सकता है वो है चतुष्फलक, जिसमें त्रिभुज आता है आधार में और एक त्रिभुज के ऊपर पिरामिड बनता है। उसमें 4 त्रिभुज होते हैं। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह की वो आकृति दिखती है, एक त्रिभुज आधार में और 3 त्रिभुज इसमें चारों तरफ ये नजर आते हैं। तो इसे हम चतुष्फलक कहते हैं। इसमें टोटल 4 त्रिभुज आ रहे हैं, इससे कम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम यहां पर इसका आंसर लिखेंगे कि किसी बहुफलक में कम से कम 4 फलक होते हैं। कम से कम 4 फलक होते हैं किसी बहुफलक में। इसलिए ये जो 3 त्रिभुज वाला है बहुफलक, ये संभव नहीं है। तो यहां पर इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा कि किसी बहुफलक में कम से कम 4 फलक होते हैं, इसलिए 3 त्रिभुज वाला ये बहुफलक जो है ये संभव नहीं है। तो अब यहां पर सेकंड जो आया उसमें हमारे पास है 4 त्रिभुज। क्या 4 त्रिभुज हो सकते हैं? तो अभी हमने देखा कि 4 त्रिभुज हो सकते हैं। तो हाँ, किस में हो सकते हैं वो बता देंगे हम। चतुष्फलक जो है उसमें 4 त्रिभुज हो सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद थर्ड देखें। थर्ड में है एक वर्ग और 4 त्रिभुज। क्या एक वर्ग और 4 त्रिभुज हो सकते हैं? तो एक वर्ग हो सकता है नीचे और उसमें ऊपर जो है वो वर्ग आधार वाला पिरामिड हो सकता है इस तरह से। तो उसमें हमारे पास 4 त्रिभुज आ सकते हैं। तो इसका भी हो जाएगा हाँ। किस में हो सकते हैं? वर्ग आधार वाले पिरामिड में हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। वर्ग आधार वाला जो पिरामिड होता है उसमें ये चीज हो सकती है। कैसे इसको अगर देखना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं। अभी इसमें 3 त्रिभुज थे, इस तरह का हो सकता है ये। आधार इसमें वर्ग हो गया और ऊपर इसमें 4 त्रिभुज आ रहे हैं। तो इस तरह का वर्ग आधार वाला जो पिरामिड होता है इसमें एक वर्ग हो गया नीचे और चारों तरफ ये ऊपर 4 त्रिभुज आ गए। तो इस तरह का वर्ग आधार वाला पिरामिड हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? कोई भी संख्या। हमने बोल दिया पहले ही कि कम से कम जो हमारे पास बन सकते हैं, इसका जब आंसर लिखेंगे, कम से कम जो बन सकते हैं फलक वो है 4। 4 फलक से कम वाला तो बन ही नहीं सकता। अब 4 से आगे क्या कोई भी संख्या हो सकती है? हम बोले 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से चलता जाए तो क्या सारे फलक हो सकते हैं कि 5 फलक वाला बहुफलक, 6 फलक वाला, 7 फलक वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो चलिए इसको देखते हैं पहले करके। तो अभी जो हमने देखा था चतुष्फलक, 4 फलक थे, इसमें फलकों की संख्या 4 है। कौन कौन से? एक तो आधार में त्रिभुज है और 3 त्रिभुज ये आ रहे हैं साइड में। आप इसको ऐसे खोलकर भी देख सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर टोटल ये 4 फलक आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आधार जो है इसमें चतुर्भुज कर दें, 4 भुजाएं कर दें। अब आप देख सकते हैं आधार में जो है
अभी आपके पास आधार में यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, तो इन 4 भुजाओं से जो बन रहा है इसमें टोटल फलक जो है वो 5 बन गए। 5 कैसे बने हैं आप देख सकते हैं कि एक आधार है और ये 4 त्रिभुज हैं जो इसके चारों तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 फलक वाला बन गया। इसी तरह से अगर भुजा एक और बढ़ा दें, 4 की जगह 5 कर दें, तो ऊपर 5 त्रिभुज बन जाएंगे और नीचे एक है, तो टोटल ये हो गए 6 फलक। इसमें भी आप देख सकते हैं ये त्रिभुज। तो इस तरह से ये 6 फलक वाला बन गया पिरामिड। इसी तरह से 7 फलक वाला भी बन सकता है। उसके लिए हमें बस एक भुजा बढ़ानी है। अब आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 ये त्रिभुज आ रहे हैं और नीचे एक आधार में एक फलक आ रहा है जो षटकोण है। तो इस तरह से 7 फलक वाला हो सकता है। एक भुजा और बढ़ा दें, अब नीचे यहाँ पर 7 भुजाएं आधार में, तो उसमें 8 फलक हो गए। 7 ये त्रिभुज और नीचे एक आधार, तो 8 फलक हो गए। इसी तरह से अष्टभुज बना दें आधार में, तो ये 9 फलक हो गए। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे जैसे जैसे एक एक भुजा बढ़ाते जाएंगे आधार में, तो ये जो पिरामिड है इसमें फलकों की संख्या एक एक बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से पिरामिड जो है उसमें हो सकते हैं सभी तरह के। तो यही हम इसका आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का। तो लिखेंगे हाँ, तो लिखेंगे हाँ पिरामिड में फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये इसका आंसर बनेगा, पिरामिड में फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक कोई भी संख्या हो सकती है। तो कम से कम 4 तो होना चाहिए, तभी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में से कौन कौन से प्रिज्म हैं। तो हमने पहले ही बात की थी कि प्रिज्म वो होते हैं जिसमें आधार और ऊपर की बात करें अगर उसका, तो सेम रहता है। अगर आधार उसमें वर्ग है तो ऊपर भी वर्ग आता है, किनारे इस तरह से उसके जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे हम कहते हैं प्रिज्म। आधार अगर वर्ग है तो उसका ऊपर का सिरा भी वर्ग होना चाहिए। अगर षटभुज आ रहा है तो ऊपर भी षटभुज आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का ये बिना छिली हुई पेंसिल में, कील में नहीं है। कील जो है ये शंकु के आकार की हो गई क्योंकि इसमें एक सिरे पर मिल रही है। यहाँ पर ये नहीं है कागज पर रखने का भार दिया हुआ है ये, तो ये आप देख सकते हैं ये पिरामिड के आकार का है। बॉक्स ये देखें, बॉक्स तो इसमें ऊपर वर्ग है, नीचे भी इसमें वर्ग ही बनेगा। पीछे की तरफ अगर देखें आप तो इस तरह की आकृति नजर आएगी। तो ये वाला भी एक प्रिज्म है। तो इसके आंसर में ये 2 आपने लिख लेने, नंबर 2 लिख लेना आपने बिना छीली हुई पेंसिल, और नंबर 3 एक बॉक्स। तो ये जो है ये प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, इसमें कहा गया है प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। प्रिज्म और बेलन आपस में कैसे एक जैसे हैं। तो हमने बात की थी कि प्रिज्म जो है उसमें एक बहुभुज आता है और ऊपर ऊपर बहुभुज के ऊपर बहुभुज रखते जाते हैं, और बेलन में जो है वो वृत्त आते हैं। तो बहुभुज जो है उसमें संख्या अगर बहुभुजों की बढ़ाते जाएं भुजाओं की, तो वो बेलन बन सकता है। कैसे बन सकता है, अब उसकी तरफ चलें। तो हमने सबसे छोटा जो प्रिज्म हो सकता है, सबसे कम फलक वाला, वो इस तरह का देखा था। इसमें हमारे पास त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखते गए हैं हम। इसमें जो है यहाँ पर त्रिभुज है 3 भुजाओं वाला और उसके ऊपर त्रिभुज रखते गए। तो आधार में अभी हमारे पास भुजाएं 3 है, तो इस तरह का प्रिज्म बना है। अगर भुजाएं हम 4 कर दें तो आप देखो इस तरह का बन जाएगा, जिसे हम घनाभ भी कहते हैं। उसके बाद 5 कर दें तो पंचभुजीय प्रिज्म, 6 कर दें षटभुजीय, सप्तभुजीय 7 वाला, 8 9 10। आप देखो जैसे जैसे मैं भुजाएं बढ़ाता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये लगभग वृत्त जैसा बनता जा रहा है, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो अब ये देखने में बेलन जैसा लग रहा है। तो जब ये बड़ी 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 और बड़ी और बड़ी इस तरह से भुजाएं जो हैं, इसकी भुजाओं की संख्या अभी हमने मैक्सिमम यहाँ पर 30 किया है। अभी वृत्त जैसा लग रहा है लेकिन ये पूरा वृत्त नहीं है, इसमें कोने हैं, यहाँ पर शीर्ष हैं, ये जो बिंदु नजर आ रहे हैं।
तो हम जब इसकी भुजाओं को और ज्यादा करते हैं, भुजाओं की संख्याओं को, तो ये पूरा का पूरा एक बेलन बन जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये प्रिज्म था, प्रिज्म 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 बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं ये बेलन बनता जा रहा है, बेलन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये एक बेलन का रूप लेता जा रहा है। तो हम इसका यही आंसर लिखेंगे यहां पर फर्स्ट का, कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो हम लिखेंगे यदि प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या बड़ी 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 होती जाए, कितनी बड़ी, अनंत हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, अनंत मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाए, तो वह बेलन बन जाता है। तो प्रिज्म में आधार जो है उसकी भुजाओं की संख्या हम बढ़ाते जाएं अनंत कर दें, तो वो बेलन बन जाता है। इसी तरह से सेकंड है, सेकंड में पिरामिड और शंकु की बात की है। पिरामिड और शंकु कैसे आपस में एक जैसे हैं? चतुष्फलक, आधार में 4 भुजाएं, चतुर्भुजीय पिरामिड, 5 भुजाएं पंचभुजीय पिरामिड, 6 भुजाएं षटभुजीय पिरामिड। तो इस तरह से ये पिरामिड है, लेकिन इसमें आप देखें जैसे जैसे भुजाओं की संख्या आधार में बढ़ती जा रही है, ये एक शंकु का रूप लेता जा रहा है। ये एक शंकु जैसा बनता जा रहा है, और बढ़ाते जाएं इसमें, तो ये शंकु बन जाएगा। तो शंकु का ये रूप लेता जा रहा है, जितनी ज्यादा भुजाएं उतना ही ये शंकु का रूप ले रहा है। आप नीचे से देखें, इसको शंकु लग रहा है ना। तो इस तरह से जब हमारे पिरामिड में आधार जो है उसमें भुजाओं की संख्याओं को हम अनंत कर दें, तो ये एक शंकु बन जाता है। तो यही लिखेंगे हम यहाँ आंसर। कैसे लिखना है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप खुद ही लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे हमने यहाँ प्रिज्म लिखा था, यहाँ पिरामिड कर देना। यदि पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या को अनंत कर दें, पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या अनंत हो जाए, तो वह शंकु बन जाता है। तो यहाँ पिरामिड और शंकु का इस्तेमाल करना है, बस सेम यही रखना है। तो यदि पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या अनंत हो जाए तो वह शंकु बन जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं? वर्ग प्रिज्म और घन एक ही है कि नहीं है, अब उसका आंसर आपने देखना है यहाँ पर और वो लिखना है। तो वर्ग प्रिज्म का क्या मतलब है, जिसमें आधार में वर्ग है, और घन का मतलब है जिसमें हर एक फलक वर्ग है। तो अभी आप देख रहे हैं ये एक घन है और वर्ग प्रिज्म भी लग रहा है, लेकिन वर्ग प्रिज्म की ऊंचाई और भी हो सकती है, इतना ऊंचा भी हो सकता है, इतना ऊंचा भी हो सकता है। तो अभी भी ये वर्ग प्रिज्म है, लेकिन ये घन नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो सारे फलक हैं वो वर्ग नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि वर्ग प्रिज्म और घन सेम चीज नहीं है। वर्ग प्रिज्म इस तरह का भी हो सकता है और इस तरह का भी हो सकता है, यानी कि घनाभ भी हो सकता है। घन में सभी फलक जो हैं वो सारे के सारे वर्ग होना जरूरी है, इसमें वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो है आयत भी नजर आ रहे हैं। तो हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे नहीं, नहीं वर्ग प्रिज्म और एक घन एक नहीं होते हैं। एक नहीं होते हैं। वर्ग प्रिज्म घन या घनाभ में से
कुछ भी हो सकता है। तो वर्ग प्रिज्म जो है वो घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, तो दोनों सेम चीज नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ठोसों के लिए ऑयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। ये ठोस दिया हुआ है, इसके लिए ऑयलर सूत्र आपने जो है उसका सत्यापन करना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट एक और भी है, ठोसों, दो ठोस की बात की है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट फिर इसके बाद हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ ये जो आकृति नजर आ रही है यहाँ ठोस आकार, इसमें ये ऊपर पंचभुज है और नीचे भी इसमें पंचभुज है। वो पंचभुज नजर नहीं आ रहा है, आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये भुजा इस तरह से मिलेगी पीछे से, तो इस तरह से ये यहाँ पर बनेगा। अब इसमें आयलर सूत्र का सत्यापन करना है, तो हमें तीन चीजें चाहिए, फलक चाहिए, शीर्ष चाहिए और किनारे। फलक F बोलते हैं हम, फेसेस, शीर्ष वर्टिसेस V और किनारे एजेस E। तो ये सभी के सभी हमें देखने पड़ेंगे पहले कितने कितने हैं। तो यहाँ फलक देखें अगर हम, तो एक पंचभुज ऊपर आ रहा है, एक पंचभुज नीचे आ रहा है, तो दो फलक ये हो गए और 5 ये आयत आएंगे पीछे की तरफ, 3 आगे हैं 2 पीछे हैं, 5। तो 5 और एक 6 और एक 7, यहाँ पर 7 फलक हो गए। शीर्ष 5 ऊपर आ रहे हैं, 5 नीचे आ रहे हैं, 10। और किनारे, किनारे आप देखें तो 5 यहाँ पर हैं ऊपर, 5 नीचे हैं और 5 ही बीच में के खड़ी लाइनें आ रही हैं, तो ये 15 होंगे। तो आयलर का सूत्र जो है उसका सत्यापन करना है। अब तो आयलर के सूत्र में हम F+V निकालते हैं और E+2 निकालते हैं, ये दोनों सेम बनने चाहिए। तो F+V करें, ये दोनों जोड़ने हैं हमने, 7 + 10, तो ये बन गया 17। E+2 यानी कि E में 15 में 2 जोड़ना है, तो ये भी 17 बन गया। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम आ गए, इसलिए हम लिखेंगे F+V = E+2। तो इस तरह से हमारा आयलर सूत्र जो है उसका सत्यापन हो जाता है। इसी का सेकंड पार्ट ये है, इसमें भी आपने आयलर सूत्र का सत्यापन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एक घनाभ है और ऊपर से पिरामिड रखा हुआ है, तो इसमें भी आपको वही तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, फलक F, शीर्ष V और किनारे E। तो फलक देखते हैं सबसे पहले। तो फलक यहाँ पर एक नीचे नजर आ रहा है, ये नीचे ये वर्ग जैसा नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये 4 रखे हुए हैं आयत जो 4 साइड में है। तो 1 और 4, ये 5 आ गए। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये बीच वाला जो है, ये वाला हिस्सा ये कवर हो गया, इसके ऊपर पिरामिड आ गया, तो ये वाला नहीं लेंगे हम। तो इसके 5 हुए और ऊपर से फिर ये 4 त्रिभुज आए, इसका भी आधार जो है वो इसके ऊपर इसकी छत के साथ जुड़ गया है, तो वो फलक नहीं काउंट होगा। तो यहाँ पर कितने फलक हुए, 5 यहाँ नीचे आ रहे हैं और 4 त्रिभुज ऊपर आ रहे हैं, तो टोटल ये 9 आ गया यहाँ पर, 9 फलक। शीर्ष, शीर्ष आप गिने तो 1 यहाँ है, 2 3 4 यहाँ आ रहे हैं, ये 4 यहाँ बीच में आ रहे हैं, 1 2 3 4, 8 हो गए और एक ये टॉप में आ रहा है, 9 हो गए। तो 9 इसके शीर्ष बन गए। किनारों के लिए आपने लाइनें गिननी है, तो 4 ये ऊपर आ रही हैं, 4 यहाँ पर आ रही हैं, ये 8, 4 ये खड़ी लाइनें हैं 12 और 4 ये नीचे भी आ रही हैं 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा। फिर से आपने F+V करना है, F है 9, V है 9, ये दोनों जोड़े हमने, 18 आ गया। E+2 करना है, E है हमारे पास 16, उसमें 2 जोड़ना है, ये भी आ गया 18। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से F+V और E+2 दोनों बराबर आ गए। तो इस तरह से हमारा आयलर सूत्र जो है उसका सत्यापन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। फलक, शीर्ष और किनारे दिए हुए हैं यहाँ पर, ये 3 है और इसमें अज्ञात है एक चीज जो पता नहीं है, फलक F, शीर्ष V, किनारे E। आपने ये ध्यान रखना है। तो इसमें F निकालना है, तो आप फर्स्ट वाला जब करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका इस तरह से लिखेंगे। पहले आप लिख लें फलक, फलक F, तो वो आपको नहीं दिए। शीर्ष, शीर्ष V 6 दिया आपको फर्स्ट वाले में, और किनारे
ई वो आपके पास 12 दिए हैं। तो अब आपने आयलर सूत्र का इस्तेमाल करना है। आप लिखेंगे ऑयलर सूत्र के अनुसार और फिर ऑयलर सूत्र यूज करेंगे यहाँ पर एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2 और इसमें आप ये वैल्यूज रखेंगे। अब एफ तो पता नहीं है तो एफ की जगह आप यहाँ पर एफ ही रखेंगे प्लस वी की जगह आप ये रखेंगे वी 6 है 6 इज इक्वल टू ई ये 12 है 12 प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ प्लस 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14। इसको सॉल्व करना है। एफ बराबर जैसे हमने समीकरण हल किए थे उसी तरह से करेंगे। तो एफ बराबर आपके पास बन जाएगा 14 माइनस 6, ये प्लस 6 जो था ये दूसरी साइड चला जाएगा। 14 माइनस 6 जो है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 8। तो एफ 8 आ जाएगा, इसलिए फलक जो है यहाँ पर वो 8 हो जाएंगे। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये ऑयलर सूत्र जो है इसका यूज करना है और आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर आगे इसके 2 पार्ट्स और भी हैं, ये वाला, तो इनको आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर आपको शीर्ष निकालना है तो ये v निकालना है। तो v आपको नहीं पता होगा, बाकी दोनों चीजें पता है। आपने ये f जो 5 होगा वो दूसरी साइड ले जाना है। यहाँ पर किनारे e निकालने हैं तो इसके लिए भी सेम वैसे ही करना है आपने जैसे यहाँ पर किया। तो ये जो +2 है ये दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इसको आप इजीली कर पाओगे। तो आपने इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं ये खुद करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? तो इसके लिए भी जब आप करेंगे तो पहले यही लिखना है आपने, फलक F तो वो 10 बोला है, शीर्ष V तो 15 बोला हुआ है और किनारे E वो आपको बोला हुआ है यहाँ 20। तो क्या ये हो सकते हैं? तो उसके लिए भी आप ऑयलर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। F प्लस V करके देखेंगे और E प्लस 2 करके देखेंगे ये दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते। तो F है आपके पास 10 प्लस V 15, ये आ गया 25। E आपके पास जो है यहाँ पर वो है 20 प्लस 2, तो ये हो गया 22। सेम नहीं आए, आप लिखेंगे क्योंकि F प्लस V बराबर नहीं है E प्लस 2 के, बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा बहुफलक या यह बहुफलक, ऐसा बहुफलक या यह बहुफलक संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये पूरे के पूरे हमारे कंप्लीट होते हैं। इनको आपने करना है, जो दो बीच में छोड़े हैं वो भी आपने कर लेने हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप इसको फिर नोटबुक में नोट करें और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।